नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे स्टूडियोज में मौजूद बरेली के हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद कलीम साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, दिल की बात दिल से होगी और दिल तक पहुंचेगी ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि दिल की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, हार्ट रोग बहुत बढ़ रहे हैं हमारे देश में। बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। चूँकि आप डॉक्टर हैं, युवा हैं, आप एक दौर देख रहे हैं। आपकी जब एजुकेशन की शुरुआत हुई होगी उस समय भी देखा होगा आपने, और आज देख रहे हैं। ये परिवर्तन के पीछे कौन सी वजह मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया और दर्शकों से जो है रूबरू होने का मौका दिया। आज से अगर हम 30-35 साल पहले बात करें तो ऐसा माना जाता था कि जो हार्ट की समस्या है वो ओल्ड एज में होती है, 60 साल या 65 साल से व्यक्ति जो ज़्यादा है उसको होती है, और उन लोगों और वहाँ ज़्यादा होती है। जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशन है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ ज़्यादा होती है। बट पिछले 25-30 साल में ट्रेंड पूरा डिफरेंटली चेंज हो चुका है। अब हार्ट की समस्या हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अब ये माना जाता है कि इंडिया को जो है इज़ द कैपिटल फॉर हार्ट डिजीज़। जी, सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम जो है इंडिया में ही हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले ये माना जाता था कि इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर डायबिटीज़, नाउ इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर हार्ट डिजीज़ आल्सो। बट क्या वजह है इसकी, क्यों हार्ट की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? इसमें बहुत सारी वजह होती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो है हम लोगों का अपना खान पान, जो डाइटरी हैबिट्स थे, तो डाइटरी हैबिट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती है। आज जैसा आजकल का जो चलन है कि वेस्टर्न जो डाइट है वो सारी इंडिया में आ गई है। खान पान आप देखें, आप चाहे पार्टी में जाएं, कोई भी हो, गेट टुगेदर हो, उसमें आप देखेंगे तो जो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें आप फ्राइड चिकन फ्राइड हो गया, या जो फास्ट फूड हो गया जिसमें पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये तेज़ी से बहुत चलन बढ़ा है। इससे जो है हार्ट की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी। क्या होता है इन फास्ट फूड में, क्यों ऐसा क्या होता है इन फास्ट फूड में जिससे ये चीज़ें बढ़ रही हैं? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट्स का। अगर बात करें तो WHO ये कहता है कि एक व्यक्ति को किसी भी हाल में 5 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा नहीं लेना है। नमक की बात करें। बट अगर हम रिसेंट सर्वे जो इंडिया में हुआ है उसमें अगर देखा गया है कि एक एवरेज इनटेक ऑफ सॉल्ट है जो इंडिया में वो 12 से 15 ग्राम है। इवन दोगुने से ज़्यादा है, 20 से 25 ग्राम। तो जो रिकमेंडेड डोज है वो दोगुने तिगुने से भी ज़्यादा है। जी। तो सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की समस्याएं बढ़ेंगी, हार्ट अटैक के चांस, हार्ट फेलियर के चांस, फालिज के चांस, किडनी की समस्या ये बढ़ेंगी। तो अगर एक स्टडी में ये पाया गया कि अगर पूरी दुनिया इस बात को फॉलो कर ले कि एक दिन में 5 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा नहीं लेना है जी, तो एक साल में हम 25 लाख लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों को बचा सकते हैं मरने से। सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। जी। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। जी। तो जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 5 ग्राम सॉल्ट अगर हमें बाहर से लेना है तो 5 ग्राम सॉल्ट से 24 घंटे में ज़्यादा नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, खान पान की बात आपने की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जितना जा रहे हैं उतनी ही बीमारियां हमारे देश में आ रही हैं। जो खाद्यान्न है हमारा, अनाज जिसे हम खाते हैं, उसमें भी रसायनों का बहुत अंधाधुंध प्रयोग, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फिर फर्टिलाइजर, क्या इनकी वजह से भी कुछ फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको, सॉल्ट एक वन ऑफ द कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है फिर सैचुरेटेड फैट। जी, जो फैट हम लोग लेते हैं सैचुरेटेड फैट, वो बहुत हानिकारक होता है। इसमें स्पेशली जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब हम सैचुरेटेड फैट लेते हैं तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, नस जो होती है ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। फिर अगर आप बात करें तो स्वीट्स, जो शक्कर होती है, जो हम लोग बाहर से जो शक्कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऐसी धारणा होती है कि शुगर जो है उन लोगों को कम लेना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है, बट ऐसा नहीं है। शुगर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जब शुगर लेते हैं वो कन्वर्ट होती है फिर अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल में, जिससे जो है शुगर के चांस, डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाएंगे, मोटापा बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। WHO कहता है कि एक व्यक्ति को 24 घंटे में 20 ग्राम सॉल्ट से 20 ग्राम शुगर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 20 ग्राम अप्रॉक्स 5 चम्मच, 5 या 6 चम्मच। और हम देख लें आजकल पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर मिठाई की दुकान नहीं है। हम लोग जो है हर चीज़ जो है मिठाई से शुरू होती है, मिठाई पे ही ख़त्म होती है। एक गुलाब जामुन या रसगुल्ला हम खा लेते हैं तो हमें लगता है कि जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं उससे आगे निकल जाते हैं। जी डेफिनेटली। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो आप जैसे आपने बताया कि हर चीज़ में मिलावट है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है। हम लोग जो भी लेते हैं
अगर कोई बाहर से हम लोग फूड लेते हैं तो सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो पैक्ड आइटम आते हैं सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव जो है बहुत हानिकारक होते हैं। ब्लड सिर्फ हार्ट अटैक के लिए नहीं, वो आपकी किडनी भी खराब करेंगे, वो कैंसर का चांस बढ़ेंगे, फालिज का चांस बढ़ेंगे। तो खान पान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज़ और हार्ट की डिजीज़ दोनों की एक साथ बात की, तो हम ये मानें कि डायबिटीज़ की वजह से हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं या फिर हार्ट की बीमारी होने की वजह से डायबिटीज़ के रोगी बढ़ रहे हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट की बीमारी है उसमें बहुत मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें से डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। अगर आप बात करें तो खान पान हुआ, खान पान के अलावा जो हुआ लाइफ स्टाइल हुआ, स्ट्रेस हुआ, डायबिटीज़ हुआ, तो डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी के माता को हार्ट डायबिटीज़ है तो ऐसा देखा गया है कि 10 से 15% चांस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं, और अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ है तो 25 से 30% हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज़ से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ओहो, ये बहुत बड़ी वजह है एक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है या जो ज़्यादा शुगर लेते हैं तो उनकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं या जो खून बहने की नलिकाएं हैं उनमें ये शुगर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। जी, तो मैंने जब बताया जैसे जो डायबिटीज़ है, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो कैलोरी लेते हैं, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। जी, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। वो कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट होता है, जो नसें होती हैं उसमें डिपॉजिट होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और नस जो होती है उसको बंद कर देता है, हार्ट अटैक के चांस फिर बढ़ जाते हैं। ओहो, ये डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल आप बता रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल आप लोगों की भाषा में कहा जाता है, हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे। एक देखिए होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जी। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जितने सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जितने जो हम लोग बाहर से जो जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, वो सब रिच होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल में। और बैड कोलेस्ट्रॉल ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि नसों में जमता है, उसी की वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, यही सबसे बड़ी वजह होती है हार्ट अटैक का। जी। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा उस तरफ भी हम जाना चाहेंगे, जबकि हार्ट अटैक के बाद इलाज की बात होती है। कई बार कहा जाता है कि साहब आपकी नली बंद हो गई है, तो ये नली कैसे बंद होती है और किस तरह आजकल इलाज आप लोग करते हैं? नली देखिए बंद होती है तो एक पूरी प्रोसेस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो भी मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं, जो फाइब्रिन्स होता है, वो हमारी आर्टरी जो होती है, नस होती है, उसमें डिपॉजिट होता है। और डिपॉजिट होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिससे एंजाना होता है, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस की एक प्रोसेस होती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक और नसियों में ब्लॉक होता है। क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब? अगर किसी को हार्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना आपने बताया, तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगाए, कोई आम आदमी कैसे पहचानेगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन जो होता है, मरीज बताता है कि डिफ्यूज टाइप का चेस्ट पेन होता है, पूरे छाती में पूरा जलन हो रही है या दबाव हो रहा है या छाती में पूरा दर्द है। एक लोकलाइज नहीं होता है। अगर लोकलाइज है तो बहुत अनलाइकली है कि दिल की प्रॉब्लम होगी, दिल की वजह से दर्द है। तो जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो पूरा डिफ्यूज पेन होता है, रेट्रोस्टर्नल जिसको हम कहते हैं, इसके जो स्टर्नम के पीछे होता है। और एक स्क्यूजिंग टाइप का पेन होता है जो कि रेडिएट कर सकता है, जो हाथों में जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है, राइट हैंड में जा सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि वो जबड़े में जाता है। अगर किसी को जबड़े में जकड़न हो रही है, जबड़े में ऐसा लग रहा है किसी ने दबा दिया है, तो वो अगर हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा सीने में दर्द के अलावा इंपॉर्टेंट अलग दूसरे सिम्टम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक है तो सीने में दर्द होगा, दूसरे भी सिम्टम भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम डिस्निया कहते हैं। मरीज को जो है सांस लेने में परेशानी आ सकती है, मरीज को जो है डिजनेस हो सकता है, सिनकोप हो सकता है, स्वेटिंग, कोल्ड स्वेटिंग होती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, पूरा बताएगा कि मरीज ऐसा लग रहा है कि पूरा पसीने में डूब गया। इसके अलावा हो सकता है कि मरीज को बेहोशी हो सकती है, हल्का फुल्का सर में दर्द हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जी, ये सारे सिम्टम्स जी। और अगर शुगर का कोई मरीज है या फीमेल पेशेंट है, बहुत ओल्ड एज है, तो उसमें ये सिम्टम ना हो के सिंपल जो है मरीज को घबराहट हो सकती है, हल्का फुल्का पसीना आ सकता है, या सिंपल नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। तो ये भी अगर किसी को सिम्टम मिल रहे हैं, जिसको हम लोग अमूमन गैस्ट्राइटिस करके छोड़ देते हैं, तो उसको भी कम से कम एक बार रूल आउट करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और हार्ट अटैक को रूल आउट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे सिम्टम्स, लक्षण बता दिए हैं। अब ये और बताइएगा, इनको जांच करके आप ये कैसे तय कर पाते हैं कि वाकई में मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की कोई समस्या है या कुछ और है?
सबसे इम्पोर्टेंट तो लक्षण ही होते हैं। अगर कोई मरीज़ बता रहा है कि उसको सीने में दर्द है, और जैसे मैंने बताया उसका नेचर दर्द का कि डिफ्यूज टाइप का है, पूरे सीने में दर्द है, हाथ में रेडिएट कर रहा है या गले में रेडिएट कर रहा है, तो लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर लक्षण है तो फिर आपको वेट नहीं करना है, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। डॉक्टर उसका जो बेसिक जांच होती है जिसमें ईसीजी आता है, अगर मेजर हार्ट अटैक है तो ईसीजी में पता चल जाएगा, ईसीजी में जो एसटीटी चेंजेस होते हैं वो दिख जाएंगे। इसके अलावा एको की एक जांच होती है, एको से हम पता कर सकते हैं। ट्रोपोनिन की एक जांच होती है, जो एंजाइम्स होता है जो हार्ट से निकलता है, ट्रोपोनिन कहते हैं उसको, वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्टीमेटली एक जांच होती है जिसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी से पता ये लगता है कि नसों में कितनी नस, 3 नस होती हैं हार्ट में, कितनी नसों में ब्लॉकेज है, किस लेवल का ब्लॉकेज है, और आगे आपको क्या उसको डिसाइड करना है कि उसकी एंजियोप्लास्टी करना है या मरीज को बाईपास पे भेजना है, ये फर्दर डिसाइड हम एंजियोग्राफी से करते हैं। जी, एंजियोग्राफी डॉक्टर साहब हार्ट की बीमारियों को पता करने की जांच जैसा आपने बताया होती है, और कई बार आप डॉक्टर लोग कहते हैं कि साहब जांच के समय ही वो स्टंट डाल देंगे, तो ये क्या प्रक्रिया है? क्या स्टंट की आवश्यकता वाकई में उस समय होती है, और स्टंट डालने के बाद किस तरह की सहूलियत मिल जाती है एक हार्ट के पेशेंट को? 2 तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है दिल की। एक होता है क्रोनिक, जिसको मरीज को काफ़ी टाइम से 5 महीने 6 महीने साल भर से दर्द, मरीज जब चलता है तो उसको छाती में भारीपन होता है, सीने में दर्द होता है, तो ऐसे मरीज बैठ जाता है तो आराम मिल जाता है। तो ऐसे जो मरीज होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोनिक स्टेबल अंजाना। अच्छा। जिसको पहले से चल रही है, नसों में हल्का हल्का ब्लॉकेज चल रहा है, मरीज जब चलता है कुछ काम करता है तो दर्द होता है, बैठ जाता है तो आराम मिल जाता है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती है। तो उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं, नसों में 80% ब्लॉक है या 90% ब्लॉक है, तो ऐसे मरीजों को टाइम होता है सोचने का कि आपको सेकंड ओपिनियन चाहें तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं या किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और अभी सेम सेटिंग में आप चाहें कि स्टेंट लगाना है तो सेम सेटिंग में लगा सकते हैं, या आप कुछ समय बाद भी स्टेंट लगवा सकते हैं। बट दूसरी कंडीशन होती है जिसको, जो एक्यूट कंडीशन होती है, जिसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें एमआई होता है, मेजर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। वो कंडीशन ऐसी होती है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें आपको जो है फिर उसमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नस बंद होती है, 100% नस बंद होती है फौरन, तो उसमें ब्लड सप्लाई हार्ट को रुक गई। तो जब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, जब तक वो नस नहीं खुलेगी तब तक जो है उसको डैमेज होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 12 घंटे या 24 घंटे बाद कि आप अगर नस खोल भी दें तब भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो वो कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। उस कंडीशन में ये एडवाइस किया जाता है कि आप फौरन जो है इसका ऑपरेशन कराएं, फौरन जो है इसको नस को खुलवाएं, ताकि जो है हार्ट को डैमेज होने से बचाया जा सके जी। उस कंडीशन में मरीज को ये कहा जाता है कि अब आप वेट ना करें, फौरन करा लें जी। ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं, ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम उसको ऑप्शन जो है नहीं देते हैं। अच्छा। कहते हैं आप अगर वहाँ अवेलेबल है, फैसिलिटी है, तो फौरन उसको उसी सेटिंग में करा लेना चाहिए ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, कितने % तक आर्टरी ब्लॉक होने की स्थिति में तुरंत स्टेंट की आवश्यकता होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्यूट कंडीशन है, जिसको फौरन दर्द हुआ है, 1 घंटे से 2 घंटे से दर्द है, मरीज की नस 99% या 100% बंद है, तो उसको फौरन फिर वेट नहीं करना चाहिए, लगना चाहिए। किसी का 80% 90% ब्लॉक है, पेशेंट स्टेबल है, तो आप उसमें वेट कर सकते हैं, सेकंड ओपिनियन के लिए भी जा सकते हैं। यानी 80% या 90% ब्लॉकेज की स्थिति में भी? जी, मैंने बताया, अगर मरीज स्टेबल है, मरीज को पुरानी दिक्कत है, 5-6 महीने से आपको रूटीन जांच कराने आया कि मुझे दर्द होता है, पिछले 6 महीने से 1 साल से दर्द हो रहा है, मेरी जांच करिए, उस कंडीशन में मरीज को आप वेट करा सकते हैं अगर मरीज स्टेबल है। दूसरी कंडीशन एक्यूट कंडीशन, जिसमें एमआई होता है, हार्ट अटैक होता है, मरीज को फौरन 1 घंटे से 2 घंटे से 6 घंटे से सीने में दर्द है, उसमें आपको वेट नहीं करना है, उसमें आपको उसको फौरन सर्जरी करनी है। क्या कोई ऐसी दवा भी है डॉक्टर साहब जिसके सेवन से जो ब्लॉकेज हैं उन्हें कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके? इस बारे में भी हम जानेंगे। बहुत सारी दवाई होती है हार्ट के लिए। अगर पेशेंट को स्टेबल पेशेंट है, जिसको पुरानी बीमारी है, तो कई सारी दवाई हम, जिसमें से एक ब्लड थिनर होता है, एस्प्रिन के नाम से आता है, ब्लड थिनर्स देते हैं। वैसोडायलेटर जो नसों को सिकुड़ी है थोड़ा सा फैला देता है, जिसमें जो है हम नाइट्रेट्स वगैरह या बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, और मरीजों से ये कहा जाता है कि इस दवाई पे अगर आपको सिम्टम में आराम है, आप अपना रूटीन काम कर पा रहे हैं, तब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। अच्छा। अगर दवाई के बावजूद भी मरीज को परेशानी है, तब हम कहते हैं कि फिर आप इसका ऑपरेशन कराएं, एंजियोप्लास्टी कराएं या बाईपास कराएं। दूसरे मैंने आपको दूसरे जो होती है एक्यूट कंडीशन, जिसको हार्ट अटैक होता है, स्टीलिवेशन एमआई या एनएसटीएमआई, उसमें मैंने बताया कि एंजियोग्राफी के बाद डिसाइड करते हैं। अगर 100% ब्लॉक है तो फिर हम उसमें अमूमन जो है, अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसमें हम ऑपरेशन बताते हैं। उसमें फौरन ऑपरेशन होता है, फिर कुछ दवाएं हैं मरीज को वो लाइफ लॉन्ग फिर लेना होती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी हार्ट की समस्याएं होने लगी हैं?
जी, ऐसा मैंने जैसा आपको ऐसा देखा जाता है कि खासकर हिंदुस्तान में कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बेसिक जो चेकअप है वो नहीं किया जाता है। कभी कभी जो है मरीज प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम आए या डिलीवरी के जस्ट बाद आए कि उनको सांस बहुत तेज़ी से फूल रही है, और जब उनका इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको जांच की जाती है हार्ट की, ईसीजी या एको किया जाता है, पता लगता है कि उनका हार्ट का वॉल्व खराब है जो कि पहले से था जी। अगर उसको टाइम पे डायग्नोस हो जाता तो मरीज को हार्ट फेल हुआ या बहुत सारी महिलाएं जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको हम बचा सकते हैं जी। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन पहले से चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो पहले से है। हार्ट की वॉल्व की प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन होती है इंडिया में, पहले से नहीं है। अगर पहले से है उसको तो टाइमली डायग्नोस करके फर्दर उसको जो है अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी होनी है या सिजेरियन होना है तो किसी हायर सेंटर पे किया जाए जी। डॉक्टर साहब, वॉल्व की आपने बात की, हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं और इनका क्या काम होता है? कई बार आप लोग कहते हैं कि वॉल्व खराब हो गया है, क्या वॉल्व भी बदले जाते हैं? जी जी, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है हिंदुस्तान में, रूमेटिक हार्ट डिजीज। जी जी, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि बचपन में ही हो जाती है। 3 से 5 साल का जब बच्चा होता है तो उस टाइम गले में बार बार इन्फेक्शन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जिसको गठिया समझ के या और कोई परेशानी समझ के, सिंपल वायरस का फीवर, वायरस का बुखार समझ के छोड़ दिया जाता है गाँव में। तो वही इन्फेक्शन जब बार बार गले में होता है, बार बार जोड़ों में दर्द होता है, तो रूमेटिक फीवर जिसको कहते हैं, वो दिल की बीमारी की शक्ल ले लेता है। वो जो है इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, वो दिल पे असर करता है और दिल के वॉल्व को खराब कर जाता है। तो दिल के वॉल्व जनरली बॉल में सिकुड़न आ जाती है, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, या बॉल्व को लीक कर सकता है, रिगर्जिटेशन, बॉल जो है लीक कर जाता है, लीक कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम जब मरीज थोड़ी एज ज़्यादा होती है, 25 साल 30 साल या प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है, उस टाइम परेशानी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में एक फिजियोलॉजिकल जो होता है, जो हार्ट पे लोड पड़ता है, तो ये बीमारी अगर समस्या किसी को पहले से है तो हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा और उसको परेशानी बढ़ जाएगी, हार्ट फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। जी जी जी। तो पहले से डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि इंडिया में बहुत कॉमन होती है, उसको अगर किसी भी बच्चे को बार बार जोड़ों में दर्द है या गले में इन्फेक्शन है तो एक बार डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसको दिखाना चाहिए और उसको ये रूल आउट करना चाहिए कि ये इन्फेक्शन, ये फीवर जो है, वायरल फीवर जो है, रूमेटिक फीवर तो नहीं है। जी जी, यानी जो जोड़ों का दर्द है वो कोई आसान या छोटी समस्या नहीं होती। जोड़ों का दर्द है, बुखार है, गले में इन्फेक्शन है, ये बार बार गले में सिंपल कन्वर करके गांव में छोड़ दिया जाता है, तो उसको एक बार डॉक्टर से फॉलोअप लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ये रूमेटिक फीवर है तो उसको रूल आउट कराना चाहिए। वॉल्व क्या एक ही होता है डॉक्टर साहब? क्या इसे बदला भी जा सकता है? नहीं, वॉल्व जो है दिल में 4 वॉल्व होते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, जो कि रूमेटिक फीवर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर वॉल्व की सिकुड़न बहुत ज़्यादा है तो हम कभी कभी उसको जो सिंपल तार डाल के बैलून को फुला देते हैं। तो अगर सिकुड़न के साथ साथ वॉल्व लीक भी कर रहा है या एक से अधिक वॉल्व लीक कर रहे हैं तो उसको वॉल्व को रिप्लेस भी किया जाता है। अच्छा, बदल भी जाते हैं? बदला जाता है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो उसको हम फिर चेंज कराना पड़ता है। एक डॉक्टर साहब, आप लोग लगाते हैं पेसमेकर, एक मशीन, तो उसके विषय में बताइएगा, कब ज़रूरत होती है और पेसमेकर का काम क्या होता है, क्यों लगाना पड़ता है? देखिए, दिल में जो है एक पूरा कंडक्शन सिस्टम होता है, जो तार होते हैं, जैसे घर में तारों का सिस्टम होता है, तो दिल में भी एक कंडक्शन सिस्टम होता है। तो एज के चलते ये तारों का सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, तो जो वहाँ से करंट नहीं जनरेट होती है। जब करंट जनरेट नहीं होती है तो दिल की धड़कन कम हो जाती है, या दिल की धड़कन कभी कभी ख़राब होने लगती है, बहुत तेज़ होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम एक अलग से पेसमेकर, जो उसको हम कहते हैं, एक अलग से बैटरी इम्प्लांट करते हैं, एक तार डालते हैं दिल के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है और मरीज़ को जो है हार्ट की धड़कन को नॉर्मल करता है। एक परमानेंट पेसमेकर आप लोग बताते हैं, एक टेम्परेरी पेसमेकर। टेम्परेरी पेसमेकर उन मरीजों को किया जाता है कि मरीज को फौरन चक्कर आए या बेहोशी हुई और की हार्ट की धड़कन कम हो गई, तो परमानेंट पेसमेकर हम फौरन नहीं डाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में उसमें टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा प्रोसीजर होता है। टेम्परेरी पेसमेकर एक आसान सी प्रक्रिया होती है, जो पैर के जरिए जो है एक नस में जो है हम शीट डालते हैं और उससे जो है तार दिल में डाल देते हैं। बहुत 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर होता है और मरीज लाइफ सेविंग होता है, मरीज की जान को बचा सकते हैं। उसके बाद मरीज को डिसाइड करते हैं कि इसको परमानेंट की ज़रूरत है नहीं। अगर परमानेंट की ज़रूरत होती है तो फर्दर उसको जो है हम परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट कर देते हैं और टेम्परेरी को निकाल देते हैं। ये कहाँ लगाए जाते हैं डॉक्टर साहब, किस तरह लगाते हैं आप लोग, स्पष्ट कीजिए। जनरली जो है क्लेविकल के नीचे लगाते हैं, यहाँ पर उल्टी तरफ पे या सीधी तरफ पे हम उसको इम्प्लांट करते हैं, और एक तार होता है, वो तार को हम दिल के अंदर डाल देते हैं और तार को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, जो कि बैटरी जो है उसको करंट देती है और जो लीड होती है वहाँ से जो है इम्पल्स निकलती है, पल्स निकलती है। जी,
बैटरी हमेशा के लिए चलती रहती है या फिर बैटरी बदलने की भी जरूरत होती है? वो डिपेंड करता है कि कितना मरीज का यूज हो रहा है। जैसे घर में इन्वर्टर होता है, अगर लाइट है तो इन्वर्टर जी बिल्कुल मोड जो है उसका साइलेंट रहेगा, जब लाइट जाएगी तो इन्वर्टर जो है अपना वर्क करेगा। तो जितनी लाइट जाएगी उतना इन्वर्टर का यूज होगा, उतनी बैटरी आपकी कंज्यूम होगी। ऐसे ही दिल का सिस्टम है, अगर मरीज की अपनी धड़कन कम चल रही है, ज़्यादा कम चल रही है और ज़्यादातर उसको पेसमेकर पे यूज़ है तो उसकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। फिर भी एटलीस्ट 8 से 10 साल तक जो है बैटरी चलती है। 8 के 10 साल बाद आपको बैटरी को चेंज कराना पड़ता है। जी, ये और बताइए डॉक्टर साहब कि क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए जिन लोगों को पेसमेकर लग चुका है उन्हें? पेसमेकर जिन लोगों को लग चुका है तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पेसमेकर की मशीन है, बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो उनको मशीन हमने इम्प्लांट की है और बार बार उसको छू के देखते हैं या लोगों को बता दें कि हमारी बैटरी पड़ी है, तो बार बार छूने से कभी कभी मशीन डिस्प्लेस हो जाती है और इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो उनको जो है ये बातों का ख्याल रखना चाहिए और पेसमेकर के एक या 2 महीने तक जो है उनको ख्याल रखना चाहिए कि हाथ को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है, उसमें पानी वानी का थोड़ा सा ख्याल रखना है और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। जी जी। और जिन लोगों अगर कुछ पेसमेकर ऐसे होते हैं जो एमआरआई सेफ नहीं होते हैं, अगर उसको भविष्य में कभी एमआरआई की जरूरत पड़ती है तो हम एमआरआई नहीं करा सकते। आजकल कुछ पेसमेकर ऐसे भी आ रहे हैं जो एमआरआई सेफ होते हैं, पेसमेकर लगाने के बाद भी हम लोग एमआरआई करा सकते हैं। अच्छा, पेसमेकर में भी अलग अलग कैटेगरीज है? जी जी, उसमें 1 तार का होता है, 2 तार का होता है, 3 तार का होता है। वो मरीज की कंडीशन के हिसाब से उसको क्या नीड है उसके हिसाब से हम लोग एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, ये और आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को स्टंट पड़ चुके हैं या जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उन्हें क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट है उनका अपना खान पान है, खान पान पे ध्यान देना है। अगर उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है तो ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल रखना है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को फ़ौरन रोकना है। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। स्मोकिंग को बंद कर देना है। एल्कोहल अगर लेते हैं तो एल्कोहल का कंजम्पशन कम कर देना है या बंद कर देना है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम स्ट्रेस लेना है। प्रॉपर नींद, आजकल जैसे जो लाइफ स्टाइल है भाग दौड़ की, तो आदमी प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाता है, तो 7 से 8 घंटा रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो है खान पान में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी चीज़ लेता है जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, सॉल्ट कम है या जो है शुगर ज़्यादा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है जी। और कुछ दवाई होती हैं जिसमें ब्लड थिनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको लाइफ लॉन्ग लेना होता है। और बीपी या शुगर है तो उसकी दवाई देना होती है। लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि आपने इलाज बताया, दवाइयाँ लिख दी और आपने कहा कि ये दवाइयाँ आपकी जीवन पर्यंत चलनी है, लेकिन वो कहते हैं अब हम स्वस्थ हैं, अब ठीक हो गए, अब दवाई की क्या ज़रूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के लोग दवाइयाँ बंद कर देते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं ऐसे लोगों? देखिए, हार्ट अटैक की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर टाइम पर मरीज को इलाज मिल गया तो मरीज एकदम ठीक हो जाता है, वो चल के जाता है। फिर उसको 1-2 महीने बाद लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है, अब मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको बताया कुछ दवाई उसको देना ही होती है, जैसे जिसमें ब्लड थिनर होते हैं जिससे क्लॉट फर्दर ना बढ़े स्टेंट में। तो ये मरीज़ गलती कर देता है, दवाई अपनी रोक देता है, स्टेंट जो डाले हैं उसी स्टेंट में ब्लॉक हो सकता है या दूसरी आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है और मरीज़ को फिर हार्ट अटैक आ जाता है। और पहले से हार्ट अटैक होता है तो वो ज़्यादा डेंजर होता है। अगर किसी को पहला हार्ट अटैक हुआ है तो मरीज़ को चांस होंगे 15 से 20% उसकी मृत्यु होने के चांस। जैसे जैसे हार्ट अटैक बढ़ेगा, अगर दूसरा हार्ट अटैक हुआ है तो वही परसेंटेज बढ़ जाएगी, फिर 30-35% पर पहुंच जाएगा। अगर तीसरा हार्ट अटैक हुआ है तो मरीज 60-65% तक हार्ट मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो हम समझ सकते हैं कितना रिस्क है अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही या गलती करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शक जो हृदय की बीमारियों से पीड़ित हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। वैसे हम आशा ये करते हैं कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें ताकि हृदय की बीमारियों से हम बचे रहें। आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को हृदय रोगों के विषय में न सिर्फ जानकारी दी बल्कि इलाज के विषय में भी विस्तार से बताया। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।